नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 4 अक्टूबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया था, मतलब लिया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो क्या है? एक प्रमुख शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और नव प्रवर्तक हैं। ठीक है, काफी उपलब्धियां उनके नाम है। तो सोनम वांगचुक को आप लोग जानते ही होंगे, ये फोटो में आपको दिख रहे हैं सोनम वांगचुक। ठीक है, उन्होंने अपनी मांगों के लिए कई भूख हड़तालें भी की हैं, जिनमें लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना और राज्य का दर्जा देना शामिल है। वह एक लद्दाखी शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और नव प्रवर्तक हैं। वह स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ठीक है, इसको सिकमोल बोलते हैं हम लोग, इसके संस्थापक भी हैं वो। और वह आइस स्तूप तकनीकी के लिए जाने जाते हैं, जो सर्दियों के पानी को कृत्रिम ग्लेशियर के रूप में संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग बसंत ऋतु में होता है। इसको भी ये सब उपलब्धियों के बारे में बता रहा हूँ उनके, अभी हम लोग देखेंगे ये जिनको अरेस्ट किया गया है उसके बारे में। बाकी अगर बात करें 2009 में मूवी आई थी 3 इडियट, सबको पता होगा। उसमें जो आमिर खान का रोल है, ठीक है, फुनसुक वांगडू, ये कहते हैं कि इन्हीं से प्रेरित था ये रोल। बाकी लास्ट में लद्दाख वाला सीन में दिखाया गया था। अब हम लोग बात करेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी वाली। तो अभी हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22। नाम क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22। रुकिए मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट। ये हो गया हाईलाइटर, ये हो गया अनुच्छेद 22। और ही गंदा दिखने लग गया ये, छोड़िए उसे, सही है। अनुच्छेद 22 के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। और 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया है सोनम वांगचुक जी को। इन झड़पों में राज्य के दर्जे की मांग और संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये अनुच्छेद 22 जो है ये क्या है? तो निवारक निरोध है ये, ठीक है। यह भारत के संविधान के तहत निवारक निरोध से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति देता है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासुका भी कहते हैं। यह कानून केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। कहने का मतलब ये है, किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको, जैसे होता है कि आप किसी को अरेस्ट किए हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में जज के सामने पेश करना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 महीने तक, कितने दिनों तक? 3 महीने तक रोक सकते हैं, ठीक है। और बिना मतलब कोर्ट को बताए ही, जज साहब को बताए ही हिरासत में रख सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि यहाँ पर ये क्राइम एक्टिविटी हो सकती है तो उस बेसिस पर भी उठा सकते हैं इनको। बाकी लद्दाख और 6ठी अनुसूची क्या है इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो लद्दाख के प्रदर्शन जो कारी हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। उसी में लद्दाख भी शामिल होने की मांग कर रहा है, ठीक है। बाकी इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने शताब्दी दिवस के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा? मेरा यूपीएससी साक्षात्कार, सपने से हकीकत तक। तो 1 अक्टूबर 25 को यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने कि मेरा यूपीएससी साक्षात्कार, सपने से हकीकत तक नामक पोर्टल को पर लॉन्च किया गया है इनको, ठीक है। इसमें क्या बताया जाएगा? तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं यूपीएससी वगैरह, मतलब जो कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं अपने, तो उसके बारे में अपनी जर्नी शेयर करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे उसके बारे में। ये सब चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। बाकी हम लोग यूपीएससी की अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को भारत सरकार अधिनियम 1919 और ली आयोग, अच्छा पूछे किस कमीशन की सिफारिश पर? तो ली कमीशन जो है इसके सिफारिश पर 1924 जो सिफारिश की गई थी ना, उसके बाद लोक सेवा आयोग का रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार जी हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, संविधान के भाग, ठीक है, 14 भाग, किसमें? भाग 14, अनुच्छेद 315 से लेकर के 23 तक यूपीएससी की संरचना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन
किया गया है। बेसिकली यूपीएससी का काम क्या होता है, तो जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो यही कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ कार्य के बारे में इनके यूपीएससी के, कि केंद्र सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना इसका काम होता है। इसके एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के कौन है, इसको कमेंट में छापिए आप लोग। नेक्स्ट है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है, अचंता शरथ कमल को बनाया गया है। तो अभी किसको बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर, तो अचंता शरथ कमल को बनाया गया है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का ब्रांड एम्बेसडर। इस बार इसका आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में हो रहा है, जो कि 11 से लेकर के 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस बार यह 28 नंबर का होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा विकसित साइफन संचालित तापीय बिलौड़ीकरण प्रणाली किस जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करेगी, समुद्री जल को, खारे पानी को। हाल ही में आईआईएससी बेंगलुरु ने समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए साइफन संचालित तापीय बिलौड़ीकरणीय प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, साइफन सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड ऑन द साइफन प्रिंसिपल। ये क्या है, तो एक प्रणाली साइफन क्रिया का उपयोग करके जिसमें खारे पानी को लगातार प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ, साइफन मतलब छोटा मोटा पाइप समझिए आप, ढेर सारे ऐसे पाइप लगे रहेंगे। ठीक है, ऐसे पाइप लेयर बाय लेयर ऐसे लगे रहेंगे, पानी इसमें से पास होगा और वहां पर एक सिस्टम लगाया जाएगा जिससे वो हीट भी हो जाएगा। तो क्या होगा, पानी मतलब ये बड़ा सा चेंबर बनाया जाएगा इसको, और जब इसको हीट किया जाएगा ना तो पानी उड़ जाएगा, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाएगा ऊपर और इसी चेंबर में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो भाप बन के पानी उड़ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, और उसको फिर से साफ कर लिया जाएगा, मतलब उसको ठंडा कर लिया जाएगा ऊपर ले जाके। भाप जो है ऊपर ठंडा होकर कंडेंसेट होकर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पानी साफ हो जाएगा उस तरीके से, ये प्रोसेस यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी इसके इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पारंपरिक सौर जो कि स्टील की तुलना में तेज, सस्ता और अधिक कुशल होगा, या नमक को क्रिस्टल बनने से पहले ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, वही मैंने आपको बताया जो कि वेपर फॉर्म में पानी उड़ जाएगा और नीचे जो बची चीजें बच जाएगा उसे बाहर कर देगा, जिससे उपकरण के में नमक का जमाव नहीं हो पाएगा। हाई प्रोडक्टिविटी, या धूप में प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे 6 लीटर से अधिक पीने योग्य पानी का उत्पादन कर सकता है। कम लागत वाली सामग्री, लो कॉस्ट मटेरियल, या एल्यूमिनियम और कपड़े जैसी सस्ती सामग्री से बना हुआ है। तो साइफन है, साइफन किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम और कपड़े से बनाया गया है इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 प्रकार के पौधों को लगाने के लिए नमोबन, नाम ध्यान रखिए इसका आप लोग, नमोबन की आधारशिला कहां पर रखी है, तो हरियाणा में। कहां पर रखा गया है, हरियाणा के मानेसर में। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में नमोबन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नमोबन, आपको ये वाली चीज आपको ध्यान रखिए। रुकिए मैं इसको डिब्बे में कर देता हूँ, मुझे हो गया। नमोबन की आधारशिला रखी गई है जहां 750 प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। या 2 से 18 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह जो कि चलने वाला 2 से 18 तक 2025 के उपलक्ष्य में किया गया है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन यानी संरक्षण और देश के वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा की जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इस अवसर पर यह पहल जो है, इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया है। ठीक है, एक पेड़ मां के नाम कब शुरू हुआ था, 5 जून 2024। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर बनाया गया है, ओखला दिल्ली में। कहां पर बनाया गया है, ओखला दिल्ली में बनाया गया, यूपी के बॉर्डर पर है। ठीक है, ओखला का कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, प्लांट दिल्ली के ओखला में बनाया गया है। ठीक है, क्षमता की बात करेंगे 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन या फिर 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन यह, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला है, यहाँ पर साफ करने वाला। कहने का मतलब यमुना नदी को साफ करना इसका उद्देश्य है। खर्चा कितना आया है, तो 1161 करोड़ इसमें खर्चा आया है। दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासी, जिनमें दक्षिण मध्य और पुरानी दिल्ली के हिस्से शामिल हैं, इससे उनको लाभ होने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2014 के तहत इस परियोजना को अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 के इतिहास में सर्वाधिक 931 रेटिंग अंक प्राप्त कर
विश्व रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो अभिषेक शर्मा ने। किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने। फोटो में आपको दिख रहे हैं। तो भारत के अभिषेक शर्मा ने आईसीसी T20 इतिहास में सर्वाधिक 931 रेटिंग अंक प्राप्त कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान जो थे, इसके पहले यह रिकॉर्ड इनके नाम था। अभी तक इस 931 रेटिंग तक कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंचा था। इसके पहले डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के हैं, इनके पास यह रिकॉर्ड था, लेकिन 919 रेटिंग थी उनकी। और T20 में नंबर 1 पे बैटिंग में पहुंच ही चुके हैं अभिषेक शर्मा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एशिया कप में उनके जो धुआंधार प्रदर्शन हुआ है, 314 रन बना के वो मैन ऑफ द सीरीज थे। ठीक है। एशिया कप भी हाल ही में पाकिस्तान को भारत ने हराया था। पाकिस्तान किसने हराया था? भारत ने हराया था। वहां पर इन्होंने 314 रन बनाए थे, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। भारत ने 5 विकेट खाया था पाकिस्तान को, इसको आपको ध्यान रखना है। स्थिति की बात करेंगे तो इस उपलब्धि के बाद आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि एशिया कप जो अभी हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच कौन हुए थे? वर्मा जी या शर्मा जी? नेक्स्ट है कि हाल ही में निधन हुए भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस घराने से था? तो किस घराने से था? एक तो किराना घराने से भी इनका संबंध था और एक बनारस घराने से। मेनली बनारस घराने से था, पर किराना घराने से भी इनका संबंध था। तो हाल ही में मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। निधन की बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। जन्म की बात करें 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म होता है। बनारस घराने से संबंधित है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली जो है बनारस और किराना घराना, ठीक है, ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये दोनों घरानों से मतलब मिलकर बनता है ये। उसके साथ साथ पूरब अंग की ठुमरी के भी ये कुशल प्रतिपादक रहे थे, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कौन सा यंत्र बजाते थे? स्वर मंडल नाम का वाद्य यंत्र होता है, उसको ये बजाते थे। बाकी इनके संगीत शैली की बात करोगे तो ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा हो गया, चैती हो गया, कजरी हो गया, भजन हो गया, ये सारे संगीत ये गाते थे। अच्छा, छन्नूलाल महाराज की अगर हम लोग उपलब्धियों की बात करेंगे इनके, तो पद्म विभूषण इनको कब मिला? 2020 में मिला है। पद्म भूषण कब मिला? 2010 में मिला। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब मिला इनको? भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था इनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश वाला 2000 में मिला है। यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। नौसाज पुरस्कार 1995 में मिला, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि वहीं के थे ये। तुलसी पुरस्कार 2001 में प्राप्त हुआ इनको। ये कुछ इनकी उपलब्धियां हो गई, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 25 वाला दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 25 वाला दिया गया है। ठीक है। पुरस्कार का क्या नाम है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। किसने दिया? तो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क ने। किसको दिया? तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को। पुरस्कार का कारण क्या रहा? तो राज्य को भारत के सबसे आशाजनक पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करने की उल्लेखनीय पहल के लिए दिया गया है। क्या महत्व है इस पुरस्कार का? इस सम्मान से आंध्र प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में किए गए नवाचार और नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। पुरस्कार समारोह की बात करेंगे तो यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। और हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को। राजीव वर्मा की बात करेंगे तो 1992 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, और दिल्ली में भी इन्हें सचिव बनाया गया है और 1 अक्टूबर 2025 को अपना कार्यभार यह संभाल चुके। आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में चीन में खुले दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, इसकी ऊंचाई कितनी है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी छापिए कमेंट में, और ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।